आप सभी भैया बहनों को हरिओम। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 जीवों का विकास यह बताऊंगी। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं और इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने का प्रमाण मिलता है। अवशेष का तात्पर्य ऐसे जीव जो प्राचीन समय में पाए जाते थे परंतु अभी वर्तमान समय में वह नहीं है, और इन्हीं जीवों को हम विलुप्त जीव कहते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इन जीवों का अवशेष वर्तमान समय में यह प्रमाणित करता है कि यह जीव प्राचीन समय में पाए जाते थे। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिलते रहते हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। प्राकृतिक आवास अर्थात वह जगह वहाँ पर डायनासोर के रहने के लिए अनुकूल वातावरण पाया जाता था। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे, अलग अलग प्रकार के थे, यानी ये इनकी जो प्रजातियां थी वो अलग अलग प्रकार की थी। पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। जिस प्रकार आज हम विभिन्न प्रकार के जानवर देखते हैं, उसी प्रकार आज से 2000 लाख से लेकर 600 लाख वर्ष पूर्व ये जानवर पृथ्वी पर बहुतायत में पाए जाते थे। इन्हीं का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैरों पर चलने वाला तो कोई 4 पैरों पर, और कोई उड़ने वाला। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं वो भी उस समय पर पाए जाते थे। तो चूहे और कॉकरोच तो आज भी हैं, परंतु डायनासोर आज दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार जो पौधों के नाम मैंने आपको बताए, वे पौधे भी आज वर्तमान में पाए जाते हैं। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार ऐसा अगर हम सूची बनाएं तो बहुत लंबी सूची बन जाएगी। डायनासोर के ख़त्म होते होते विशालकाय हाथी, आज के समय पर यदि कहा जाए कि सबसे बड़ा विशालकाय जंतु कौन है, तो बच्चे से बच्चा भी बता देता है कि हाथी। तो डायनासोर का युग समाप्त होते होते, अर्थात डायनासोर की प्रजाति समाप्त होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। स्तनधारी से तात्पर्य यहाँ पर ऐसे जीवों से है या ऐसे जंतुओं से है जिनमें मादाओं के द्वारा शिशुओं को दुग्ध पान करवाया जाता है, और ऐसे जंतुओं से हैं जो संतान के रूप में बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि डायनासोर जैसे जंतु खत्म होने लगे। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे, क्योंकि हाथी की उत्पत्ति कब हुई? जब डायनासोर का युग खत्म हुआ था, डायनासोर खत्म हो गए, तब हाथी की उत्पत्ति हो गई, तो हाथी वहाँ पर विशालकाय हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं मनुष्य और हाथी की जो डायनासोर के युग में नहीं थी। इसी प्रकार आपको मैं गिंको जो पौधा है उसके बारे में बताती हूँ यहाँ पर कि वो क्या, गिंको नामक ये जो पेड़ है डायनासोर के युग का है, और हिरोशिमा में एटम बम से जब सब कुछ खत्म हो गया, ध्वंस होने के बाद जो पहला पनपने वाला सजीव था वो यही था, गिंको।
तो गिंको के अलावा और भी पौधे जो उस युग में पाए जाते थे वो अभी भी पाए जाते हैं। तो गिंको के बारे में ये विशेष जानकारी यही है कि गिंको नामक ये जो पेड़ है ये डायनासोर के युग का है। और आपने हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया था उसके बारे में जानते ही हैं। उस बम के गिरने के पश्चात, उस परमाणु बम के गिरने के पश्चात वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। और उसके नष्ट होने के बाद में फिर से जो पहला सजीव पनपा वो था गिंको, इसलिए इसको पहला पनपने वाला सजीव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव क्या होता है, इसके पहले आप कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृत आवास क्या होता है ना। किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। बुनियादी ज़रूरतें अर्थात उनको भोजन की आवश्यकता है, ठीक है, जितनी प्रजनन जिससे वो नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा। तो ये उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो सभी जंतुओं की बुनियादी ज़रूरतें हैं। सभी को भोजन की आवश्यकता है और सभी जीव जंतु अपने प्रजातियों को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया करते हैं जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार सुरक्षा, हर जीव जंतु अपनी सुरक्षा के उपाय करता है या प्रकृति उनको स्वयं सुरक्षा के उपाय देती है। तो इस प्रकार किसी भी जीव में या किसी भी जीव के आवास में क्या होता है, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति होती है। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। आवास मतलब रहने का स्थान, वहाँ पर पर्याप्त संसाधन है तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी। और हम यह भी देखते हैं कि कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेज़ी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, जैसे डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। लेकिन बाघ अभी पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुए हैं। विलुप्त किसे कहते हैं? जो अब बिल्कुल भी नहीं रह गया है, उनकी प्रजाति पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो बाघ भी आज हमारे देश में बहुत कम संख्या में है, धीरे धीरे करके वो भी विलुप्ति की कगार पर हैं। ऐसे ही बाज, सोन चिड़ैया तथा कई अन्य जीवों के साथ भी है। ठीक इसके विपरीत हम मनुष्यों की संख्या को देखते हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि मनुष्य के आवास में संसाधनों की कमी होने लग गई है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? ऐसे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। जीवों का आवास और उसका संसाधन, ठीक है, उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव, क्योंकि संसाधन की अधिकता, संसाधन की कमी, उसी प्रकार जीवों का आवास, ये सारी जो बातें हैं वह उस जीव की उत्पत्ति के लिए, उसकी विलुप्ति के लिए और उसमें बदलाव के कारण हो सकते हैं। क्या किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि जितनी तेज़ी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ते होंगे? यह भी प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है। क्यों? क्योंकि जब जीवों की संख्या में वृद्धि उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है जीवों को भोजन की आवश्यकता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्या ऐसा होता है कि खाद्य संसाधन भी उतनी तेज़ी से बढ़ते होंगे, चाहे वो जैविक हो चाहे फिर वो अजैविक हो? तो इसी को जानने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ का उपयोग करेंगे। यह ग्राफ सन 1780 के दशक में किए गए किसी प्रजाति के जीवों की संख्या में वृद्धि व उनके लिए खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है। यहाँ पर दो ग्राफ आपको बताए जा रहे हैं, एक खाद्य आपूर्ति का और दूसरा है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि का। ग्राफ को हम देखते हैं। पहला ग्राफ जो खाद्य आपूर्ति का है, समय और खाद्य संसाधन की मात्रा के बीच बनाया गया है, और दूसरा जो ग्राफ है वह ग्राफ समय और जनसंख्या वृद्धि पर बनाया गया है, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के बीच बनाया गया है। तो ग्राफ को देख करके
क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? यह दिखाई दे रहा है। इनमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज है? तो वैज्ञानिकों का मानना था कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व व लड़ाई, प्राकृतिक आपदा अर्थात प्रकृति के द्वारा विपत्ति का आना, परस्पर द्वंद्व अर्थात एक दूसरे में आपस में झगड़ा, लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे और जबकि कुछ बच जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, एक जगह पर बहुत सारे लोग हो और खाने का भोजन जो है वो सीमित मात्रा में हो, बहुत कम हो या सीमित हो, तो क्या होगा? लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए एक दूसरे से आपस में झगड़ा करने लगेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो इस प्रकार कुछ जीव तो क्या हो जाएंगे, इसमें मर जाएंगे और कुछ जीव बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। ठीक है, इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी कारण से भले ही जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि बताई गई हो, परंतु खाद्य संसाधन की वृद्धि नहीं बताई गई। वो पर्याप्त है, उतने ही हैं, लेकिन पर्याप्त होंगे क्या जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ? नहीं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ पर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, प्राकृतिक आपदा आ जा रही है। तो ये एक जो संतुलन है वह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीव मर जाते हैं और कुछ जीव बच जाते हैं। तो इस प्रकार जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। कुछ प्रश्न और उठते हैं कि क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं? क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे थे। साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप में ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है, या वे विलुप्त हो जाते हैं? ऐसे कई प्रश्न वैज्ञानिकों के मन में आ रहे थे। जैसा आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, अर्थात पुरानी कोशिकाएं जब हटती हैं तो उसकी जगह पर नई कोशिकाएं आती हैं, है ना। पुरानी हटने के पहले ही नई कोशिकाएं तैयार रहती हैं ताकि पुराने को विस्थापित होने के तुरंत बाद नई कोशिकाएं उनका स्थान ले सकें। तो कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से अर्थात पुरानी कोशिकाओं से ही क्या हुई, उत्पन्न हुई, और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिकीय जीव बनते हैं, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होते जाती है और इस प्रकार बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और सभी कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं और इस प्रकार बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए। और यहाँ पर डार्विन के अध्ययन व अनुभव को ही बताने के लिए आगे आपको समझाया जा रहा है। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बीगल बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में बहुत अधिक रुचि रखते थे और अपने आसपास में इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल, यह एक जहाज है जिसका नाम है ये HMS बीगल नामक जहाज, यह उस साथी के रूप में, कप्तान के साथी के रूप में, है ना। इस जहाज में उनको अन्वेषी यात्रा करनी थी डार्विन को, ठीक है, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन करना शामिल था। जहाज में रहने, अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। बीगल का जो सफ़र था वह 27 दिसंबर 1831 से प्रारंभ हुआ और 2 अक्टूबर 1836 में यह खत्म हुआ। 27 दिसंबर 1831
से लेकर 2 अक्टूबर 1836, तो कितने लंबे समय तक डार्विन ने यह सफ़र तय किया और इस दौरान उन्होंने क्या क्या अवलोकन किया, यह मैं आपको आगे समझा रही। डार्विन के अवलोकन। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन हैं जिसमें उन्होंने जीवों के विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने में उनको मदद मिली। तो उन्होंने क्या क्या अवलोकन किया इस सफ़र में। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिका के जंगलों व पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच भी दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। अर्थात प्रकृति में जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है या अनुकूलित हो जाता है, वही जीव प्रकृति में जीवित रह सकता है। तो उन्होंने क्या देखा, हर तरफ संघर्ष दिखाई दिया, मरो या फिर मारो। यदि आप अपने आप को जीवित रखना चाहते हो तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप जीवित रह सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर, उन्होंने सभी तरफ यही प्रक्रिया देखी, जो बच सकता है वही बच सकता है। ठीक है, तो शायद उनको क्या, भौगोलिक जो जरूरतें हैं, भौगोलिक जरूरतों के अनुसार जो ढल जाता है वही जीव बच जाता है। उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय जंगलों के कई विविध प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें एक ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। भूकंप भूमि में कंपन का होना है ना, इसको बोलते हैं भूकंप, जो प्राकृतिक आपदा है। तो उन्हें भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह से लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई, ऐसा उनको अनुभव हुआ। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यह अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है। विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्म में भी उन्हें पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका सा मच गया था। क्यों? क्योंकि उनको बहुत आश्चर्य हुआ था। उस समय तक ये मान्यता थी कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गए हैं करके। इसे सील केंथ नाम दिया गया। वो जो उन्होंने मछुआरों ने जो मछली जैसा जीव पकड़ा था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सील केंथ। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की थी। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उनको उभयचर कहते हैं। तो ये जो मछली जैसा जीव उन्होंने पकड़ा था जिसे सील केंथ नाम दिया, उसमें उनको उभयचर के समान भी विशेषता दिखाई दी और कुछ मछलियों के समान भी विशेषता दिखाई दी। उस समय यह माना गया कि इनका जो विकास है वह रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम ये जान गए हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। क्योंकि जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवों के अवशेष को ना। तो जीवित जीवाश्म कब कहा गया? कि वो ये मानते थे उस समय तक कि इनका विकास रुका हुआ है करके, लेकिन विकास की प्रक्रिया अभी भी उसमें हो रही है, इसलिए इनको जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। तो यह 1938 की बात है। गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन ने कुछ विशेष अवलोकन किए थे। यहाँ पर मैं आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुँचा, अर्थात वो जहाज पहुँचा, तो डार्विन को व्यापक अध्ययन करने का मौका मिल गया। टापुओं के इस समूह में कई छोटे बड़े टापू हैं और ये छोटे बड़े टापुओं से बना है गलापागोस टापू। तो ये जो छोटे बड़े टापू हैं
कैसे बने? ज्वालामुखी लावा से बने। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुए, वर्मी, आर्माडिलो आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। यानी इन सब प्राणियों, जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में जो मैंने आपको बताया, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। बीगल का सफर आगे बढ़ा और उन्हें कई प्रकार की भू आकृतियां, विविध प्रकार के जीव और उनके आवास के बारे में भी अध्ययन करने का उनको मौका मिला। उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ तथा बीगल के पूरे सफर के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को इकट्ठा किया, जुटाया और उनका बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया और तर्कों के आधार पर कई बातों को समझने की कोशिश की। इस चित्र में आपको गलापागोस पर गोहेटा जैसा जीव जो 60 से 100 सेंटीमीटर, हंस जैसा पक्षी, बूबी नामक पक्षी जो कि हंस जैसा है 70 से 90 सेंटीमीटर, कैक्टस जो कि 600 से 700 सेंटीमीटर, फिंच 10 से 20 सेंटीमीटर और कछुआ 120 से 150 सेंटीमीटर इस चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। विविधता क्या है, इसके तथ्य और प्रमाण। गलापागोस में डार्विन को तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले थे। यहाँ के वर्मी जैसे आर्माडिलो का जीवाश्म यह दर्शा रहा था कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे। वर्मी मतलब जैसे कीड़े बोलते हैं ना हम लोग, कीट मकोड़े, तो कीट मकोड़े बोलने से क्या हम लोग छोटे छोटे कीट मकोड़े, लेकिन आर्माडिलो का जीवाश्म देखने से पता चलता है कि पूर्व में, प्राचीन समय में जो वर्मी थे वो काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिन वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। उनके मन में ये बात आई कि समय के साथ साथ वर्मियों में बदलाव आया है। जीवाश्म के अध्ययन से हम क्या पता लगा सकते हैं? डार्विन ने कई अन्य जीवों के जीवाश्म जैसे घोंघे, सरीसृपों, स्तनधारियों के अध्ययन से बताया कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ पर जो चित्र है वहाँ पर आपको एक प्राचीन वर्मी और वर्तमान समय का वर्मी दोनों दिखाया गया है कि प्राचीन वर्मी कितना बड़ा दिखाई दे रहा है और वर्तमान में जो वर्मी है वो कितना छोटा दिख रहा है उसकी तुलना में। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तथ्यों के बारे में विचार करने लगे। फिंच हमारे देश की गौरैया की जाति से मिलते जुलते। गौरैया पक्षी आप सभी ने देखा होगा, एक बहुत ही सामान्य चिड़िया है ये, जो सामान्यतः सभी के घर आंगन में दिखाई दे जाती हैं, परंतु आजकल वो भी कम ही दिखाई देती हैं। गौरैया, जिसको छत्तीसगढ़ भाषा में बावन चिड़ैया करके भी बोलते हैं और ये बहुत ही सामान्य चिड़िया है, सभी के घर आंगन में ये दिखाई दे जाती है। गलापागोस में डार्विन ने लगभग 15 अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं पर मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे। खास करके इनकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया। डार्विन ने सभी फिंच की चोंच को नापा तो आश्चर्यचकित हो गए। उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे आई होगी, क्योंकि पक्षी तो सभी फिंच ही है ना, तो उनकी चोंच में इतनी विविधता कैसे आ गई। उन्होंने देखा कि अलग अलग चोंच वाले फिंच का भोजन भी अलग अलग था। कुछ बीज खाते थे तो कुछ फल, कोई कीड़े खाते थे तो कोई फूलों का रस चूसते थे। गलापागोस के टापुओं में किसी टापू पर कीड़े थे तो कहीं ऐसे पौधे जिनके बीज कठोर आवरण वाले थे, तो कहीं नरम फल वाले पौधे भी थे। जितनी विविधता चोंच में थी उतनी विविधता खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में भी दिखाई दी, अर्थात कार्य के अनुसार चोंच में विविधता थी। इससे क्या कहा जा सकता है कि भोजन के आधार पर उनके चोंच में परिवर्तन या विविधता पाई गई। तो डार्विन का मानना था कि यह फिंच इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस पहुंचे होंगे और फिर अलग अलग टापुओं के अलग अलग परिवेश में जीने लगे होंगे, और यह इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि फिंच की प्रजाति में भी विविधता थी। यहाँ पर इस चित्र में आपको कीड़े खाने वाले फिंच, कैक्टस के फल व फूल खाने वाले फिंच,
कलियों को खाने वाले फिंच और बीज खाने वाले फिंच दिखाई दे रहे हैं और सभी के चोंच में विविधता दिखाई दे रही है। एक जैसी चोंच वाले पूर्वजों से कार्य के अनुसार फिंचों की चोंच में विविधताएं सजातीय लक्षण था और डार्विन ने इसे एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना। सजातीय लक्षण क्या है? ठीक है, तो इसके लिए एक क्रियाकलाप के आधार पर, उनके अवलोकन के आधार पर मैं आपको सजातीय लक्षणों के बारे में समझा रही हूँ। आपने कई प्रकार के तने देखे होंगे। यहाँ चित्र में भी आपको मैं अलग अलग प्रकार के तने दिखा रही हूँ। इनके बारे में अपने साथियों के साथ भी आप चर्चा करिएगा, उनके साथ चर्चा करके देखिएगा कि अलग अलग प्रकार के तने और पौधों के कार्य क्या क्या होते हैं, उनको लिखिएगा भी। दिखाए गए चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि प्रतान किसको बोलते हैं? ऐसे पौधे जो नार वाले होते हैं, जैसे कद्दू का पौधा है ना। ऐसे ही कांटे वाले जैसे नींबू का, कंद, आलू, इन सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, पर इनके कार्य अलग अलग हैं। इस प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण देख सकते हैं। तो सजातीय लक्षण से क्या तात्पर्य हुआ कि प्रतान हो, कांटे हो या फिर कंद हो, सभी की उत्पत्ति तने की कलिका से हुई, लेकिन उन सबके कार्य क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इस कारण से हम इनको क्या बोलते हैं? सजातीय लक्षण कहते हैं। इसी प्रकार हम पौधों की पत्तियों में भी सजातीय लक्षण को देख सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र आपको दिखा रहे हैं जंतुओं में सजातीय लक्षण के लिए। पक्षी व चमगादड़ के पंख, डॉल्फिन व सील के पंख, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग और मनुष्य व छछूंदर के अग्रपादों, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी उत्पत्ति व रचना की दृष्टि से समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति और इनकी संरचना एक समान होती है। इनकी अग्र टांगों की अगली हड्डियां ह्यूमरस है एवं उसके साथ जुड़ी हड्डियां रेडियस और अल्ला है, अर्थात इनकी संरचना कैसी हो गई? एक जैसी है, यानी इनके पूर्वज एक से थे। अब क्या इनके कार्य भी एक समान है? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो कुछ अन्य लक्षण जैसे तितलियों और पक्षियों के पंखों का कार्य समान होता है, पर इनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है। तितलियों और पक्षियों, इनके पंखों का कार्य क्या है? समान है, क्योंकि तितली के पंख भी उड़ने के ही काम आ रहे हैं और पक्षियों के पंख भी किसके काम आ रहे हैं? उड़ने के। तो कार्य समान हो गया, परंतु उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं होती है। एक तरफ जहाँ पक्षी का पंख उसके अग्र टांग से बना है, वहीं तितली का पंख उनकी टांग से नहीं बल्कि मुख्य रूप से उनकी त्वचा से बना है। इस प्रकार के लक्षणों को हम क्या बोलते हैं? समवृत्ति लक्षण कहते हैं, एनालोगस कैरेक्टर्स, जो यह दर्शाता है कि इनके पूर्वज अलग अलग थे। अर्थात सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग होता है, और समवृत्ति लक्षण उत्पत्ति अलग अलग होती पर कार्य एक जैसे होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। सजातीय में क्या होगा? उत्पत्ति एक जैसी होती है परंतु कार्य अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले चित्र में पक्षी और चमगादड़, डॉल्फिन, सील उसके बारे में बताया था। और समवृत्ति लक्षण का तात्पर्य क्या है? उत्पत्ति अलग अलग होती है। जैसे तितली के पंख और पक्षी के पंख के बारे में बताया, उत्पत्ति अलग अलग जगह से हुई है परंतु उनके कार्य कैसे हैं? एक जैसे। तितली का पंख भी उड़ने के ही कार्य है और पक्षी का पंख भी उड़ने के, तो वो क्या कहलाएगा? समवृत्ति लक्षण। तो इस प्रकार ये सजातीय लक्षण और समवृत्ति लक्षण, इसको